हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन। टुडे आप लोगों का MED 008 दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड एनवायरनमेंट का एग्जाम है कल। इस वाली वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, व्हाट आर एनवायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजीज दैट इज ESTs, डिस्कस देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट डज एजेंडा 21 से अबाउट देम। देखो, ये ऑल्सो रेलिवेंट जो है ना, इसमें मैंने अदर ऑप्शंस दिए हैं जैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसमें कि ESTs यानी कि एनवायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजीज होती क्या है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ESTs ऐसी टेक्नोलॉजीज होती हैं जो एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाती हैं। इनका पर्पस डेवलपमेंट करना भी होता है और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना भी। ओके, जैसे कि आप समझ लो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, या फिर आपकी वाटर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ये सब जो है एक तरह एग्जाम्पल्स है एनवायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजीज की। ये सब ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो डेवलपमेंट में भी हेल्प करेंगी लेकिन एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करेंगी। ओके, अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो सबसे पहले आ जाता है ESTs एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, दूसरा, ट्रेडिशनल नॉलेज के कंपैरिजन में ESTs कम पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। ठीक है, रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूज करने में हेल्प करती हैं, सस्टेनेबल यूज, रिसाइकलिंग और रीयूज। ESTs जो है वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल और रीयूज करने को एनकरेज करती हैं। इसमें वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो सेफली होता है, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचता, और ये टेक्निकली एंड इकोनॉमिक फीसिबिलिटी होती है, यानी कि ये टेक्नोलॉजीज प्रैक्टिकल भी होती हैं और लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिकली अफोर्डेबल भी होती हैं ESTs। ओके, अब हम अगर एजेंडा 21 एंड ESTs की बात करें तो एजेंडा 21 को 1992 के रियो अर्थ समिट में अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, एजेंडा 21 के अकॉर्डिंग ESTs सिर्फ मशीन्स या टेक्नोलॉजीज तक लिमिटेड नहीं है। इसमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ नॉलेज, स्किल, सर्विसेज, इक्विपमेंट और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी इंक्लूड किए गए हैं। एजेंडा 21 ने यह भी कहा कि डेवलप कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज के साथ एनवायरमेंटली फ्रेंडली टेक्नोलॉजी शेयर करनी चाहिए। इसने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और लोकल कंडीशन के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी अडॉप्शन पर भी जोर दिया था। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं आपको तो एजेंडा 21 का ऑब्जेक्टिव था कि दुनिया जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़े और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं जिससे हमारी फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं EST को अडॉप्ट करने पे कुछ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या चल रही हैं, एनवायरनमेंट के लॉज क्या हैं, आपके पास कितना पैसा है कंट्री में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसा है, और आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आता है या नहीं। ओके, जितना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा उतने ही फास्ट ESTs डेवलप होंगे। ओके, तो आप लोग बेसिकली ये कह सकते हो कि ESTs ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बीच बैलेंस मेंटेन करती हैं और बेसिकली पोल्यूशन को कम करती हैं, रिसोर्सेज को सेव करती हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। ऑलराइट, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन। Why was there conflict between NGOs and socio-political movements in the सरदार सरोवर प्रोजेक्ट? ओके, ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस यहाँ दे रखे हैं। देखो, सबसे पहले समझते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था। ये इंडिया का सबसे फेमस एनवायरमेंटल और सोशल मूवमेंट में से एक माना जाता है। ये मूवमेंट बेसिकली नर्मदा रिवर पर बनने वाले डैम्स, स्पेशली सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के अगेंस्ट शुरू हुआ था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि हम डैम्स बनाएंगे और डैम्स की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही थी, इसलिए लोगों ने डिसाइड करा था ये मूवमेंट करने का। ठीक है, इस मूवमेंट का फोकस था एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और उन लोगों के राइट्स की रक्षा करना जो डैम कंस्ट्रक्शन की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था। नर्मदा बचाओ आंदोलन या फिर NBA कहते हैं इसे, 1980s के एंड में शुरू हुआ था ये। ठीक है, जब नर्मदा रिवर पर बड़े बड़े डैम्स बनने लगे तब बहुत सारे विलेजेस, फॉरेस्ट और एग्रीकल्चरल लैंड डूबने वाले थे। ठीक है, इस वजह से हजारों लोगों को अपनी जमीन और घर छोड़ने पड़ते। इसी इशू के खिलाफ जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, अगर हम इसके फीचर्स देखें कुछ, तो सबसे पहले इस मूवमेंट की सबसे फेमस लीडर थी मेधा पाटकर, ये यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। इनके साथ काफी सारे ट्राइबल, फार्मर, सोशल एक्टिविस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट भी जुड़े हुए थे। ठीक है, NBA का सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न था डिस्प्लेसमेंट। डैम के कंस्ट्रक्शन से बहुत सारे आदिवासी और रूरल कम्युनिटीज को अपने लैंड छोड़नी पड़ रही थी
तो मूवमेंट का कहना था कि डेवलपमेंट के नाम पर लोगों को उनके घर और लाइवलीहुड छोड़ने के लिए आप नहीं कह सकते। ऑलराइट। एनवायरमेंटल कंसर्न्स थे, लार्ज डैम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट कर सकते थे, और रिवर का इकोसिस्टम भी खराब कर सकते थे, इसलिए उनका ये भी था। नॉन वायलेंट मूवमेंट था, इसमें कोई भी ऐसे वायलेंस नहीं थी, हंगर स्ट्राइक्स थी, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन था, रैलीज थी। ओके। जल समर्पण बहुत फेमस है इसका, उन लोगों ने पानी पीना छोड़ दिया था। ठीक है। इंटरनेशनल इम्पैक्ट हुआ था इसका, मूवमेंट इतना इन्फ्लुएंशियल बना कि वर्ल्ड बैंक ने 1993 में प्रोजेक्ट से अपना फाइनेंशियल सपोर्ट वापस ले लिया था। तो सोच लो उस टाइम पे कितनी बड़ी बात थी ये। ओके। अब देखते हैं इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ था एनजीओ और सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट्स वालों का। देखो, कॉन्फ्लिक्ट इसलिए हुआ क्योंकि डेवलपमेंट को लेकर सबकी थिंकिंग अलग थी। कुछ एनजीओ और गवर्नमेंट सपोर्टेड ग्रुप का मानना था कि डैम से इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, और उनके हिसाब से प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए जरूरी था। लेकिन एनबीए और ग्रास रूट मूवमेंट का मानना था कि डेवलपमेंट तब मीनिंगफुल है जब लोगों के राइट्स और एनवायरमेंट दोनों सेफ रहे। उन्होंने डिस्प्लेसमेंट और एनवायरमेंटल डैमेज को मेजर अपना कंसर्न बनाया था, और इसी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से एनजीओ और सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट्स के बीच हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था। ऑलराइट। इजी क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन बहुत बार आप लोगों ने सुना भी होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है, इलस्ट्रेट द सीड सोसाइटीज इन इंडिया विद रेफरेंस टू ग्लोबलाइजेशन, व्हाई आर दे लिंक्ड टू ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज। ये ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके। ये क्वेश्चन जो है बेसिकली ग्लोबलाइजेशन और एग्रीकल्चर के कनेक्शन को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग इसमें समझेंगे कि सीड सोसाइटीज होते क्या है। देखो, सीड सोसाइटीज का मतलब होता है सीड खुद नहीं होता, बल्कि उन फार्मर सोसाइटीज से है जो बीच, फार्मिंग कॉस्ट और डेब्ट के इशू की वजह से हुई। ठीक है। यानी कि सीड सोसाइटी का मतलब ये नहीं है कि आपकी क्रॉप्स मर गई, नहीं। सीड सोसाइटी का मतलब है कि जिन फार्मर्स ने उन सीड को लगाया, उनको उगाया, सब कुछ, उन लोगों ने डेब्ट की वजह से और कॉस्ट वो अफोर्ड नहीं कर पाए, उसकी वजह से सुसाइड कर लिया। ओके। अब अगर हम सीड सोसाइटी और ग्लोबलाइजेशन का लिंक देखें, तो ग्लोबलाइजेशन के बाद एग्रीकल्चर जो है धीरे धीरे ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट हुआ, बाहर की कंट्रीज से। इसी पीरियड में बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज ने नए जो है हाइब्रिड और जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड जो है मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिए थे। ठीक है। जीएम सीड्स भी कहते थे हम इन्हें। इन सीड्स का प्रॉमिस था कि प्रोडक्शन ज्यादा होगा और फार्मर को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ट्रेडिशनल सीड्स को फार्मर अगले सीजन के लिए सेव कर सकते थे, पर हाइब्रिड या जीएम सीड्स को हर साल दोबारा खरीदना पड़ता था। इससे फार्मर्स की डिपेंडेंसी सीड कंपनी पर बढ़ने लगी, जिनकी वजह से उनका नुकसान होने लगा था। ठीक है। क्या नुकसान हुआ? एक तो राइजिंग कॉस्ट ऑफ फार्मिंग, सिर्फ सीड्स ही महंगे नहीं थे, इनके साथ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ये सब भी जरूरत पड़ती थी। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि फार्मिंग का ओवरऑल कॉस्ट काफी बढ़ गया, और बहुत सारे फार्मर्स ने बैंक या प्राइवेट मनी लेंडर से लोन लिया। अगर क्रॉप्स अच्छी हुई तो प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अगर ड्रॉट आ गया, मॉनसून टाइम पे नहीं हुआ, पेस्ट ने अटैक कर दिया, तो वो बहुत ज्यादा लॉस में चले जाते थे। ओके। अब अगर हम इसका लिंक देखें ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी से, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है डब्ल्यूटीओ का ट्रिप्स अग्रीमेंट। ओके। ट्रिप्स की फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ओके। इस अग्रीमेंट ने सीड कंपनी को पेटेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइड करे थे। इससे क्या होता था, जो मल्टीनेशनल थी ना, उनका कंट्रोल सीड प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और फार्मर जो है ग्रेजुअली ट्रेडिशनल सीड से दूर होते गए और अब ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल पे डिपेंड होते रहे। इससे डिपेंडेंसी ने फार्मर को काफी जो है एक्सपेंसिव कर दिया था। फार्मिंग का जो एग्रीकल्चर वाला जो आपका एक प्रोफेशन था, उसको काफी ज्यादा एक्सपेंसिव कर दिया था। ठीक है। इसका इम्पैक्ट भी हुआ काफी ज्यादा एनवायरमेंट पे। ट्रेडिशनल सीड्स वैरायटी कम होने लगी, बायोडाइवर्सिटी भी कम होने लगी, साथ ही साथ मोनोकल्चर फार्मिंग बढ़ने लगी, जहां एक ही क्रॉप को लार्ज स्केल पे उगाते थे, जैसे हम डबल फार्मिंग करते थे, वो नहीं थी अब। ठीक है। इससे इकोसिस्टम भी इफेक्ट हुआ और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर धीरे धीरे जो है कम होने लग गया था। ऑलराइट। अब देखो, ये 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ तुम्हें समझा दिए। तुम मेरे को बताओगे कि क्या तुम्हें समझ आया या नहीं, और तुम्हें पार्ट 2 चाहिए या नहीं। अगर तुम्हें पार्ट 2 चाहिए तो तुम नीचे कमेंट करोगे नंबर 2। ऑलराइट। बाकी अगर तुम्हें ये पूरा जो है पीडीएफ चाहिए हो, इसमें मैं बता देती हूँ तुम्हें अराउंड 15 क्वेश्चन है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें पास होने तो तुम ये 15 क्वेश्चन कर लो, तुम इजीली पास हो जाओगे। ओके। शॉर्ट नोट्स भी मैंने इसमें दे रखे हैं जो पूछे जाते हैं, तुम्हें फुल फॉर्म्स वगैरह भी पूछ जाती है, वो भी दे रखी है।
बाकी अगर तुम्हें पीडीएफ चाहिए तो तुम नीचे दिए गए इंस्टाग्राम लिंक पे मेरे को डीएम ड्रॉप कर सकते हो पीडीएफ परचेज करने के लिए। अदरवाइज हम सेकंड पार्ट में मिलेंगे। तुम नीचे कमेंट करके बताना कि वेदर आई शुड पोस्ट द सेकंड पार्ट और नॉट। ऑलराइट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एन एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।